हेलो फ्रेंड्स, क्रेज़ी फॉर आईएएस में आपका स्वागत है। तो ये हम नया इनिशिएटिव चालू कर रहे हैं, करंट अफेयर्स ऑल इन वन। तो ये सिंगल स्टॉप रहेगा फॉर ऑल दी करंट अफेयर्स। तो इस इनिशिएटिव को इसलिए स्टार्ट किया गया है क्योंकि अक्सर यूपीएससी एस्पिरेंट्स में इशू आता है कि जो करंट अफेयर्स वगैरह रहते हैं दे आर फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। तो वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग वेबसाइट से जाके और यूट्यूब चैनल से जाके इनको मतलब सीखते हैं। तो उसमें भी फिर ये लगता है कि एक किया दूसरा छूट गया, ये भी कर लेते वो भी कर लेते। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज़ आई एम ट्राइंग टू मतलब ब्रिंक ऑल दी रिसोर्सेज ऑफ रिलेटेड टू करंट अफेयर्स एट वन प्लेस। तो आप एक बार इसे ट्राई करके देखिए और आप इट इज़ टेस्टेड, तो आप भी इसको अपने तरीके से क्रॉस चेक करके टेस्ट करके देख लीजिए। एंड आई विल बी कवरिंग द ऑलमोस्ट ऑल द मेन करंट अफेयर्स रिसोर्सेज। ओके, तो आपके जो भी मतलब जीके टुडे इनसाइट्स, बाबा और फोरम वगैरह, फिर ये सारे जितने भी हैं, आई एम नॉट टेकिंग द नेम्स ऑफ ऑल दी चैनल्स एंड ऑल। सो लगभग सभी आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगे एंड आई विल मेक श्योर नॉट टू लीव एनी इम्पॉर्टेंट थिंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। ये 20th अप्रैल का कंपाइलेशन है। सो फर्स्ट न्यूज़ वाज उत्तर प्रदेश इज़ द फर्स्ट स्टेट टू जियो टैग कम्युनिटी किचन्स। ओके, तो यूपी गवर्नमेंट ने गूगल के साथ में हैंड्स ज्वाइन किए टू जियो टैग कम्युनिटी किचन्स इन द स्टेट। और ये जो किचन्स हैं ये 12 लाख फूड पैकेट जो होते हैं उनको प्रोवाइड करते थे पर डे। और ये किसके थ्रू बनाए जाते थे? वाया रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। लेकिन मेन प्रॉब्लम अभी क्या थी? इन्फ्लक्स ऑफ माइग्रेंट्स। एक तो माइग्रेंट्स खूब सारे थे और दूसरा जो पॉपुलेशन थी वो अनअवेयर थी, उनको लोकेशंस नहीं पता थी कि कम्युनिटी किचन्स और शेल्टर होम्स कहाँ पे हैं। तो इस वजह से उनको जियो टैग कर रहा है यूपी। ओके, सेकेंड न्यूज़ थी जीओआई इज सेटिंग अप अ हाई लेवल फोर्स टू वर्क ऑन ड्रग्स एंड वैक्सीन्स। तो ये जो टास्क फोर्स है इसमें मेंबर्स रहेंगे फ्रॉम नीति आयोग, डीआरडीओ दैट इज डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो जो मेन एम है वो है वैक्सीन डेवलपमेंट प्रोसेस को सेटअप करना। और इसमें जो नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी लिस्ट बनाई जाएगी जो कि वैक्सीन डेवलपमेंट पे काम करेंगे। और अभी तक ड्रग या वैक्सीन की डिस्कवरी के ऊपर बहुत कम मेजर्स लिए गए हैं। तो ये जो टीम रहेगी खासकर ये इस डिस्कवरी को एक्सेलरेट करने में हेल्प करेगी। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ दैट इंडियन आर्मी सपोर्ट्स नरेला क्वारंटाइन सेंटर। तो ये जो है ये कंट्री का सबसे बड़ा क्वारंटाइन सेंटर है जो कि दिल्ली गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया है। इंडियन आर्मी के कायदे से 4 टास्क रहते हैं। वो रहता है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को असर्ट करना, कंट्री को डिफेंड करना जब फॉरेन नेशन अटैक करे, और टू टेक पार्ट इन यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस, और इसके अलावा टू सपोर्ट सिविल कम्युनिटीज़ इन डिजास्टर्स। ओके, and the guidelines to set quarantine facilities were provided by National Center for Disease Control। ये याद रखना, क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ की गाइडलाइंस किसने दी हुई है? नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल ने। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ दैट जीओआई लॉन्चेस ऑनलाइन डेटा पूल ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ये कौन सी वेबसाइट पे है? ये covidwarriors.gov.in पे है। और इसमें पूरे जो ह्यूमन रिसोर्सेज इससे रिलेटेड हैं, तो जो आयुष डॉक्टर्स हो गए, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हो गए, और वॉल्टियर्स हो गए फ्रॉम एनएसएस, एनसीसी और एक्स सर्विसमैन, इन सब का डेटा यहाँ पे अवेलेबल होगा। तो इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज और स्टेट वाइज पूल रहेगा ह्यूमन रिसोर्सेज का, ताकि ये पता चल सके कि एग्जैक्टली कितना मैन पावर हमारे पास अवेलेबल है। ओके, तो इसमें एक कंसेप्ट है आईजीओटी, दैट इज इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग। ये एक ट्रेनिंग फैसिलिटी है जो कि लॉन्च की गई थी कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए ऑफ नर्सेज, डॉक्टर्स, हाइजीन वर्कर्स, टेक्नीशियंस एंड आयुष डॉक्टर्स। ओके, next news is that leatherback sea turtles build largest nest in 20 years in deserted beaches। तो जो रेयर लेदरबैक सी टर्टल्स होते हैं वो थाईलैंड में पाए जाते हैं। तो अभी जो थाईलैंड के जो बीचेस हैं वो डिजर्टेड हैं ये कोविड 2019 लॉकडाउन की वजह से, और जिसकी वजह से यहाँ पे अभी ये टर्टल्स ने खूब सारे नेस्ट बिल्ड किए। ओके, और ये वर्ल्ड के दे आर द जायंट वर्ल्ड्स जायंट सी टर्टल्स। और ये अपने जो एग्स हैं केवल क्वाइट और डार्क एरियाज़ में ही ले करते हैं, और आईयूसीएन की लिस्ट में ये वल्नरेबल कंसिडर किए जाते हैं। इससे पहले एक न्यूज़ आई थी वाइल्ड बोअर्स की भी, जो कि इजरायली सिटी ऑफ हाइफा में पेट्रोल करते पाए गए थे। तो वाइल्ड बोअर जो होता है वो साउथ ईस्ट एशिया में ओरिजिनेट हुआ था और इसको फिर ओशियानिया के करीबियन आइलैंड्स में भी
इंट्रोड्यूस किया गया था। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ इज़ दैट अप्रैल 20 जो था ये यूएन चाइनीज़ लैंग्वेज डे था, एंड इट इज़ ऑब्जर्व टू पे ट्रिब्यूट टू कैंगजी। तो कैंगजी जो है वो एक मिथिकल फिगर है जिसका मानते हैं कि उसने चाइनीज़ कैरेक्टर्स को बनाया। अब ये लैंग्वेज डे क्या है, तो यूएन जो है ये लैंग्वेज डे सेलिब्रेट करता है कल्चरल डाइवर्सिटी और मल्टीलिंगुअलिज्म को सेलिब्रेट करने के लिए। इसमें ये याद रखिएगा कि 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो हैं यूएन की, उन हर लैंग्वेज का एक लैंग्वेज होता है। तो कौन कौन सी हैं 6 ऑफिशियल लैंग्वेज? अरेबिक, इंग्लिश, चाइनीज़, रशियन, स्पेनिश एंड फ्रेंच। इसके साथ में एक क्वेश्चन भी है, आपको मुझे बताना है विच आर द वर्किंग लैंग्वेजेस ऑफ यूएन। तो वर्किंग लैंग्वेजेस आर डिफरेंट एंड ऑफिशियल लैंग्वेजेस आर डिफरेंट। ओके, next news is that Indian scientists discover model to predict ionospheric electron density। तो ये कम्युनिकेशन और नेविगेशन में काम आने वाली चीज़ है, आयोनोस्फेरिक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इसके लिए एक मॉडल बनाया गया है ANNIM, दैट इज़ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स बेस्ड ग्लोबल आयोनोस्फेरिक मॉडल। तो इसमें जो डेटा लिया गया है वो 20 साल से भी ज़्यादा का लिया गया है। ANN क्या होता है? आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। मेनली ये ह्यूमन ब्रेन को प्रोसेस करते हैं, ठीक है, दे मिमिक द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ओके, और जो भी मतलब जैसे कलेक्शन वगैरह होता है उसको समझना, एनालिसिस, ये सारी चीज़ें ANN कर सकते हैं, सिमिलर टू दैट ऑफ अ ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, इसमें ये मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स कैप्चर करेगा आयोनोस्फीयर के, और जो भी उसमें चेंजेस होंगे उनको स्टडी करने में ये हेल्पफुल रहेगा, विच आर कॉज ड्यू टू डिस्टर्ब्ड वेदर पीरियड्स, जो कि अभी कुछ टाइम में देखे गए हैं कि वेदर पीरियड्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं। और इसके अलावा जो मैग्नेटिक स्टॉर्म्स होते हैं अर्थ पे, जो कि सन से निकलने वाले मैग्नेटिक क्लाउड्स की वजह से अकर करते हैं, उनके बारे में भी समझ सकेंगे। मैग्नेटिक स्टॉर्म्स क्या होते हैं ये याद रखिएगा, ये रैपिड चेंजेस होते हैं ह्यूज मैग्नेटिक फील्ड्स में। तो अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर में मैग्नेटिक स्टॉर्म जो आता है वो सोलर विंड्स की वजह से आता है, ये याद रखना। अब इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस और टेक्नोलॉजी जो है उसने ये नया मेथड निकाला है फिश गिल्स को यूज़ करने का टू डेवलप लो कॉस्ट इलेक्ट्रो कैटलिस्ट, ठीक है। तो ये जो INST ये इंस्टीट्यूट है ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक के अंडर आता है, और ये जो कैटलिस्ट डेवलप किए जा रहे हैं फिश गिल से, ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली कैटलिस्ट हैं जो कि रिचार्जेबल मेटल बैटरी के लिए यूज़ किए जाएंगे। और ये स्टोरेज टेक्नोलॉजीज जैसे कि 3 तरीके की होती है, ओके, मेटल एयर बैटरी, फ्यूल सेल और बायोफ्यूल, तीनों में काम आएंगे। फ्यूल से बायोफ्यूल सेल्स कौन से होते हैं? जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। मेटल एयर बैटरीज क्या होते हैं? जो कि मेटल का यूज़ करते हैं एज एनोड और एयर का यूज़ करते हैं एज कैथोड। याद रखना इजी है, तो मेटल, एनोड, एयर, कैथोड। ओके, फ्यूल सेल क्या होते हैं? ये केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, नाउ NBFCs गेट ₹35,000 करोड़ लिक्विडिटी बूस्टर। तो RBI ने कुछ मेजर्स अनाउंस किए हैं लिक्विडिटी को बूस्ट करने के लिए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए। तो इसमें क्या क्या है, जैसे कि उनको कुछ बेनिफिट्स दिए जाएंगे ऐसे लोन्स के लिए जो कि कमर्शियल रियल एस्टेट सेक्टर में दिए जाते हैं। तो अभी रियल एस्टेट जैसे आपको पता है कि अभी नीचे जा रहे हैं, तो उसको एक्सटेंड करने के लिए जो लोन्स दिए जाएंगे उसमें NBFCs को फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा स्पेशल रीफाइनेंस फैसिलिटी दी जा रही है ऑफ 50,000 करोड़ टू NABARD, SIDBI एंड NHB टू इनेबल देम टू मीट सेक्टोरल क्रेडिट नीड्स, ठीक है। तो ये सारे जो अभी नाम आए इनके बारे में एक बार जल्दी से देख लेते हैं। RBI के आपको पता ही है इंडिया की सेंट्रल बैंक है जो कि इंडियन रुपी का इशू और सप्लाई कंट्रोल करती है और वो पूरी बैंकिंग को रेगुलेट करती है। RBI वॉज सेटअप इन 1935 अंडर RBI एक्ट ऑफ 1934। और RBI जो है इसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी है उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। NBFC क्या है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिनके पास पूरा फुल बैंकिंग लाइसेंस तो नहीं है और ना ही इनको सुपरवाइज किया जाता है बाय नेशनल और इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेटरी एजेंसी, क्योंकि बैंकिंग का लाइसेंस नहीं, इसलिए बैंकिंग रेगुलेटरी एजेंसी इनको नहीं सुपरवाइज करती है। NBFCs और बैंक्स में मेन डिफरेंस क्या है कि NBFCs डिमांड डिपॉजिट्स नहीं लेते हैं, ये याद रखना, NBFCs डोंट टेक डिमांड डिपॉजिट्स, ओके। और NABARD जो है वो अपेक्स डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंक्लूजन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इंडिया का,
और इट डील्स विथ मैटर्स कंसर्निंग, जो कि क्रेडिट दिया जाता है एग्रीकल्चर और दूसरे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में फॉर इन रूरल इंडियाज़, उनके मैटर से नाबार्ड कंसर्न रखता है। एंड ये फाइनेंशियल इंक्लूजन पॉलिसी डेवलप करने में भी एक्टिव है, और इसको सेटअप किया गया था ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ बी शिवरामन कमिटी ऑन 12 जुलाई 1982, याद रखना 1982 में। सिडबी यानी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इंडिया में। स्पेशली ये किसके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए काम करता है? फॉर एमएसएमई सेक्टर, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ये अप्रैल 1990 में इस्टेब्लिश किया गया था थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। हेडक्वार्टर लखनऊ में है। ये डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के अंडर आता है। और नेशनल हाउसिंग बैंक जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन्ड एंटिटी है। तो ये 9 जुलाई 1988 को सेटअप किया गया था अंडर नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट ऑफ 1987। ये अपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है हाउसिंग के लिए। ओके, तो अब आपको क्रोनोलॉजी भी समझ में आ गई होगी ऑफ आरबीआई, नाबार्ड, सिडबी एंड एनएचबी। ओके, नेक्स्ट न्यूज इज दैट गवर्नमेंट अप्रूवल इज नाउ मैंडेटरी फॉर एफडीआई फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज। तो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करने के लिए अब प्रायर गवर्नमेंट अप्रूवल को मैंडेटरी कर दिया गया है उन सारे एफडीआईज के लिए जो कि उन कंट्रीज से आएंगे दैट शेयर अ लैंड बॉर्डर विथ इंडिया। तो पहले क्या था, केवल पाकिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले जो इन्वेस्टमेंट होते थे उनको अप्रूवल चाहिए होता था। और अभी क्या है कि कोविड पेंडेमिक की वजह से ये देखा गया है कि जो इंडियन कंपनीज़ है उनके अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर्स या एक्विजिशन कर रहे हैं। चाइना पे भी ब्लेम लगा था कि वो सारी कंट्रीज़ के कंपनीज़ को अब वो जल्दी मतलब उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक एक्वायर करने की कोशिश कर रही है। तो ये अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर को प्रिवेंट करने के लिए ये एक्शन लिया गया है। ओके, एफडीआई क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ अ कंट्रोलिंग ओनरशिप इन अ बिजनेस इन वन कंट्री। एक कंट्री का जो बिजनेस होता है उसकी ओनरशिप कंट्रोल की जाती है बाय एन एंटिटी बेस्ड इन अनदर कंट्री। ओके, दूसरे कंट्री में जो एक एंटिटी बेस्ड है वो इस कंट्री के बिजनेस को, उसकी ओनरशिप को कंट्रोल करती है। ओके, अब इंडिया की जो एफडीआई पॉलिसी है उसके अनुसार 100% एफडीआई तो तीन तरीके के हैं। ठीक है, एक है मतलब ऑटोमेटिक रूट में दो हैं जिसमें एक तो 100% एफडीआई है या फिर एक थ्रेशोल्ड तक 26% या 49% तक अलाउड है, और दूसरा है तीसरा है प्रोहिबिटेड सेक्टर्स। ओके, तो 100% वाले जो हैं वो है मैन्युफैक्चरिंग, ऑयल एंड गैस, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, कंस्ट्रक्शन, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह। और जो एक थ्रेशोल्ड तक अलाउ करते हैं वो है डिफेंस, ब्रॉडकास्ट, प्रिंट मीडिया, एविएशन और दूसरे सेक्टर्स। प्रोहिबिटेड सेक्टर्स कौन से हैं? लॉटरी, सिगरेट्स, एटॉमिक एनर्जी। ओके, यहाँ पे एफडीआई अलाउड नहीं है। नेक्स्ट इज कोविड, नीड फॉर अ सोशल वैक्सीन। ये भी एक एडिटोरियल था। तो सोशल वैक्सीन क्या है? इट इज़ अ मेटाफोर फॉर सीरीज ऑफ सोशल एंड बिहेवियरल मेजर्स। ठीक है, जो कि गवर्नमेंट यूज़ करती है पब्लिक कॉन्शियसनेस को रेस करने के लिए अबाउट अनहेल्दी सिचुएशंस थ्रू सोशल मोबिलाइजेशन। और जो आईईसी होता है यानी इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन, उसके साथ में ही सोशल वैक्सीन जो सोशल और बिहेवियरल मेजर्स होते हैं उनको सप्लीमेंट किया जाता है। इसका यूज़ किया गया था HIV एड्स पेंडेमिक के टाइम पे टू फ्लैटन द कर्व। तो उस टाइम पे जो मेन प्रिवेंटिव मैसेजेस इन्वॉल्व किए गए थे वो थे बीइंग फेथफुल टू वन सेक्सुअल पार्टनर, 100% कॉन्डम यूज, रेजिस्टिंग पीयर प्रेशर फ्रॉम रिस्की बिहेवियर, जैसे कि इंट्राविनस ड्रग यूज़ का जो यूज़ होता है उसको रेजिस्ट किया जाए। और इसके अलावा रिलीजियस और कम्युनिटी लीडर्स जो थे वो मेन चेंज एजेंट्स थे। ओके, अब जो अभी पेंडेमिक है इसमें क्या मेजर्स इन्वॉल्व किए जाएंगे? एक तो सोशल डिस्टेंसिंग, आपको पता है, जो सोशल और बिहेवियरल चेंजेस में आता है, और क्लॉथ मास्क का यूज़ करना पब्लिक में, फिर रेगुलर डिसइंफेक्शन करना खुद का और अपनी सराउंडिंग्स का, लीडिंग बाय एग्जांपल। तो इसमें जो पॉलिटिशियंस वगैरह हैं वो लीडर्स हैं, उन लोग एग्जांपल सेट करके बता सकते हैं आम जनता को। उसके बाद में इंफॉर्मेशन सपोर्ट और मटेरियल्स देना,
और जो पीपीई, हैंड सैनिटाइजर्स और मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, उसके लिए जो बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी फंडिंग करना, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी आपके सोशल वैक्सीन में. नेक्स्ट, दिस वन ऑल्सो एन एडिटोरियल, चाइनाज वन पार्टी सिस्टम वर्सेस डेमोक्रेसी. तो अब चाइना को क्रिटिक्स ब्लेम कर रहे थे फॉर अनलीशिंग कोविड, मतलब उन्होंने ही कोविड का मतलब फैलाया है थ्रू लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि वहाँ पे वन पार्टी सिस्टम है. अगर डेमोक्रेसी होती तो फिर मतलब कम्युनिकेशन के थ्रू लोगों को पता चल सकता था, लेकिन लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी की वजह से, जो कि वन पार्टी ऑथोरिटेरियन सिस्टम में इनहेरेंट होती है, उसकी वजह से ये ज़्यादा फैला है. और इस नेगेटिव परसेप्शन को काउंटर करने के लिए अब चाइना ने अपने दो मतलब एक्सक्यूजेस दिए. एक तो उन्होंने ये कहा है सुपीरियोरिटी ऑफ अथॉरिटेरियन सिस्टम विजावी द डेमोक्रेसी. तो उनका कहना है कि पेंडेमिक को चाइनीज सिस्टम अरेस्ट इसीलिए ही कर पाया क्योंकि वो बहुत मासिव स्केल पे ड्रास्टिक मेजर्स ले पाया था, मतलब वन पार्टी सिस्टम होने की वजह से. और अगर कंपेयर किया जाए डेमोक्रेटिक कंट्रीज़, खासकर यूएसए के कंपैरिजन में, तो ये चाइना की स्ट्रेटजी ज़्यादा सक्सेसफुल थी. दूसरा, वो कहता है कि हमने मतलब बेनिवलेंस भी दिखाया है, तो हमने गुडविल प्रोवाइड करने की कोशिश की बाय मच नीडेड मेडिकल इक्विपमेंट्स और मेडिकल टीम्स को हमने भेजा है दूसरी अफेक्टेड कंट्रीज़ में. और चाइनीज़ व्यू पेंडेमिक के लिए क्या है, वो कहते हैं कि कोविड-19 इरप्ट भले वुहान में हुआ, लेकिन ज़रूरी नहीं है ओरिजिनेट चाइना में ही हुआ हो. और जो डिले हुआ है वो मेनली लोकल लीडरशिप जो थी वुहान सिटी और हुबी प्रोविंस की, उसकी वजह से हुआ है. और इसके अलावा इनका कहना है कि एक बार जैसे ही इसे रिकग्नाइज कर लिया गया था, चाइनीज़ लीडर्स ने प्रॉम्प्टली इन्फॉर्म कर दिया था डब्ल्यूएचओ को, और डीएनए सीक्वेंस जो था वायरस का, उसको पूरी दुनिया के साथ शेयर भी किया था. और चाइना की इकोनॉमी क्योंकि रिकवर करने लगी है, तो इसकी वजह से ग्लोबल इकोनॉमी भी जल्दी रिकवर करेगी. लेकिन अब इसके अगेंस्ट क्रिटिक्स का क्या कहना है? ये कह रहे हैं कि चाइना में ये कोविड जो है ये पेंडेमिक होता ही नहीं यदि चाइना में डेमोक्रेसी होती और इन्फॉर्मेशन का फ्री फ्लो होता. और ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसीज ने अच्छा नहीं किया है. ताइवान, साउथ कोरिया, जापान, इंडिया ने काफ़ी अच्छे से रेजिस्ट किया है. और चाइना का असिस्टेंस जिसकी वो बात कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिफेक्टिव और लो क्वालिटी का भी निकला है. और इसके अलावा जो चाइनी का गुआंगजू प्रोविंस है वहाँ से रिपोर्ट्स भी आई थी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट स्टैंडर्ड अफ्रीकन. अगली न्यूज़ है कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने लॉन्च किया नेशनल लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया. ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का विजन 2024 का पार्ट है. और ये किसको फॉलो करता है, जो यूनेस्को का 2003 का कन्वेंशन था फॉर सेफ गार्डिंग ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज. ये लिस्ट जो है मतलब 5 डोमेन्स में क्लासिफाइड है. एक तो होते हैं ओरल ट्रेडिशंस एक्सप्रेशंस, दूसरा परफॉर्मिंग आर्ट्स, तीसरा सोशल प्रैक्टिसेस रिचुअल्स ऑफ फेस्टिव इवेंट्स, चौथा ऐसी नॉलेज ऑफ प्रैक्टिसेस जो कि नेचर और यूनिवर्स से कंसर्न्ड है, और पांचवा ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप. यूनेस्को जो लिस्ट थी वो 2008 में स्टैब्लिश की गई थी जब कन्वेंशन फॉर सेफ गार्डिंग ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इफेक्ट में आ चुका था. ओके. और यूनेस्को जो है वो 3 लिस्ट मेंटेन करता है उसके आईसीएच इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के अंडर, जो कि है ऐसी लिस्ट दैट रिक्वायर अर्जेंट सेफ गार्डिंग, दूसरी है ह्यूमैनिटी से रिलेटेड, और तीसरी है द रजिस्टर ऑफ गुड सेफ गार्डिंग प्रैक्टिसेस. अब आपके लिए यहाँ पे सवाल है विच इज़ द सेकेंड क्वेश्चन दैट यू हैव टू नेम द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेजेस फ्रॉम इंडिया, जो कि यूनेस्को लिस्ट में ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं. नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट ह्यूमन कोरोना वायरसेस. तो कोरोना वायरस क्या होते हैं, ये एक लार्ज फैमिली है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस की, जो कि डिजीज़ कॉज करते हैं एनिमल्स और ह्यूमंस में. तो अगर इसका मतलब पूरा वो देखा जाए तो बड़ा जो ऑर्डर है वो निडोविरल्स का है, उसके अंडर आते हैं कोरोना विरिडे, उसके नीचे फिर कोरोना विरिने, और अब उसके अंडर आते हैं अल्फ़ा, बीटा, गामा और डेल्टा कोरोना वायरस. ओके. तो कोरोना वायरस जो उसका नाम क्यों है, क्योंकि उसकी सरफेस पे जो स्पाइक्स पाए जाते हैं वो उसको अपीयरेंस देते हैं ऑफ अ क्राउन जब आप उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हो. पहला कोरोना वायरस को आइसोलेट किया गया था 1937 में, और ये था आईबीवी दैट इज़ इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस वायरस, जो कि चिकन्स में रेस्पिरेटरी डिजीज़ कॉज करता है. ह्यूमंस को इन्फेक्ट करने वाले 7 तरीके के वायरस दे चुके हैं, वो हैं 2 अल्फ़ा कोरोना वायरस 229E और NL63, और 4 बीटा कोरोना वायरस OC43, HKU1, मर्स और SARS-CoV. ओके.
तो 1965 में जो साइंटिस्ट डीजे टेरल और एमएल बाइनोई थे, ये सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ह्यूमन कोरोना वायरस को आइडेंटिफाई किया था। और अब यहाँ पे सबका ईयर दिए हुए हैं तो आप पढ़ सकते हो, मैं आपको बस सार्स का पढ़ा बता देती हूँ। सार्स सीओवी 2003 में चाइना में आया था। मर्स जो है वो 2012 में सऊदी अरेबिया में आया था। और सार्स सीओवी 2 जो है वो 2019 अभी वुहान में आया है, ठीक है। Next news is OIC, that is Organization of Islamic Cooperation, has criticized India for growing Islamophobia. तो अभी आपको पता है, अभी रिसेंटली एक रिलीजियस गैदरिंग हुई थी मुस्लिम्स की, तबलीगी जमात दिल्ली में। और इस इवेंट के बाद में कई सारे कोविड-19 पॉजिटिव केसेस देखे गए थे। तो जिसकी वजह से कई सारे मीडिया और लोगों के जो मीडिया के सेक्शंस और सोशल मीडिया पे भी जो लोग हैं तबलीगी जमात और मुस्लिम्स को ब्लेम कर रहे हैं कि उन लोग जानबूझ करके कोविड-19 को स्प्रेड कर रहे हैं। तो ओआईसी ने ऐसे में अर्ज किया गवर्नमेंट को कि जो परसिक्यूटेड मुस्लिम माइनॉरिटी है उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए एज पर इट्स ऑब्लिगेशंस अंडर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ। तो ओआईसी जो है ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, फाउंडेड 1969, 57 मेंबर स्टेट्स हैं। यूनाइटेड नेशंस के बाद ये सेकेंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और इसके परमानेंट डेलीगेशंस यूएन और ईयू में जाते हैं। और इसका जो परमानेंट सेक्रेटेरिएट है वो जेड्डा सऊदी अरेबिया में है। ओके, नाउ रेमडेसिविर ये ड्रग है एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ का, जो कि यूएस बेस्ड बायोटेक कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया था 2014 में इबोला केसेस को ट्रीट करने के लिए। और इसको मर्स और सार्स पे भी ट्राई किया गया था, लेकिन उस टाइम पे प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स नहीं आए थे। अब इसको कोविड-19 के लिए स्टडी किया जा रहा है। तो मेनली ये इबोला के लिए था, ये याद रखना। ब्लेजार्स क्या होते हैं? ये दे आर अमंग द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। और बिकॉज ऑफ द एमिशंस प्रोवाइडेड पावर्ड बाय सुपर साइज्ड ब्लैक होल्स। तो ये सारी एक्टिव गैलेक्सीज जो होती हैं उनके जैसे ही होते हैं। दे एक्वायर एनर्जी फ्रॉम मैटर फॉलोइंग टूवर्ड अ सेंट्रल सुपरमासिव ब्लैक होल। ओके, गोवा जो है अब वो कोविड फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है। पहला ज़ीरो कोविड-19 स्टेट है। इसमें जो लास्ट 7 पॉजिटिव केसेस थे वो भी नेगेटिव हो गए हैं, जिसने गोवा को पहला ग्रीन स्टेट बना दिया है विथ नो केस ऑफ कोरोना वायरस बीइंग रिपोर्टेड सिंस 3 अप्रैल। अब बैंगलोर ब्लू वेराइटी ऑफ ग्रेप जो है, ये एक वेराइटी है फॉक्स ग्रेप का, जो कि बैंगलोर के आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स में पाया जाता है। इसको जीआई टैग मिला था 2013 में। ओके, now, Switzerland has expressed solidarity with India in its fight against coronavirus pandemic by projecting the tricolor on the Matterhorn mountain in the Swiss Alps। तो आप में से कई लोगों ने फोटो देखा होगा, कई लोगों ने अपने स्टेटस में भी लगाया था। तो मैटरहॉर्न जो है वो माउंटेन है एल्प्स का, एंड इट इज़ सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ स्विट्जरलैंड एंड इटली। ये एल्प्स का 6th हाईएस्ट माउंटेन है। और जो हाईएस्ट माउंटेन है एल्प्स का वो मॉन्ट ब्लैंक है। ओके, और यहाँ पे आप सिचुएशन उसकी देख सकते हो, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड और इटली के बीच में। नाउ ट्राइमेरेसुरस सलाजार जो है ये नया स्पीशीज़ है ग्रीन पिट वाइपर का, जिसको डिस्कवर किया गया है पाके टाइगर रिजर्व इन अरुणाचल प्रदेश में। पाके टाइगर रिजर्व को पाखुई टाइगर रिजर्व भी कहा जाता है। ये ईस्टर्न हिमालयाज़ में आता है अरुणाचल प्रदेश में। और इसके साउथ में नमेरी नेशनल पार्क है असम का। ईस्ट में इसके पाके रिवर फ्लो करती है और वेस्ट में कामेंग रिवर फ्लो करती है। ओके, so that is all from the news. I hope I have covered most of the news from the most important sources. तो आप क्रॉस चेक करके देख लीजिए, इस इनिशिएटिव को कंटिन्यू रखा जाएगा और इसमें जो एक्स्ट्रा और सोर्सेज हैं अभी और इनको ऐड किया जाएगा। तो ग्रेजुअली हम ऐड करते रहेंगे, तो आप इसे देखते रहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए to get the single stop resource for all your current affairs. That is all friends. Thank you. Have a nice day.